Assalamualaikum students. Today we will study the 4 goals of our research. The first goal of a research is description. What description is? Description refers to the procedure used to define, classify and categorize subjects and their relationship. Basically description में जब चीजों को बताया जाता है डिटेल में, को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि ऑडियंस जो होती है, जो रीडर होता है, उसको देखने के बाद वो अंडरस्टैंड करता है कि ये रिसर्च बेसिकली है क्या, किससे रिलेटेड है, किन वेरिएबल्स को स्टडी किया गया है, कौन से प्रोसीजर है, उसकी पूरी मेथोडोलॉजी को पढ़ता है, अंडरस्टैंड करता है और फिर उसे समझ आता है कि हाँ ये दो चीजों में, दो वेरिएबल्स में ये रिलेशनशिप है या दो ग्रुप्स में डिफरेंस है। जो भी उसको अंडरस्टैंडिंग होती है वो उस पेपर को पढ़ने से होती है और पेपर में ये सारी डिटेल्स मिलती है, क्योंकि रिसर्चर जो है उसने सिर्फ डाटा कलेक्ट नहीं करना होता। डाटा कलेक्ट तो उसने किया, उसने जो स्टडी की, लेकिन उस स्टडी को एक ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है वो रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उस पेपर को, अपनी जो एफर्ट उसने की है, जो साइंटिफिक स्टडी है, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है, उसने किस तरह उसको प्रेजेंट करना है कि रीडर को समझ आ जाए कि बेसिकली इस रिसर्च का पर्पस ये था, ये यूं की गई, ये मेथोडोलॉजी थी, ये प्रोसीजर था और ये वेरिएबल्स थे, इनमें रिलेशनशिप देखा गया या ये ग्रुप्स थे जिनमें डिफरेंस देखा गया या एक फैक्टर का दूसरे के ऊपर या एक वेरिएबल का दूसरे पर इम्पैक्ट देखा गया। तो ये चीजें आपको तभी समझ आती हैं जब आप एक पेपर में उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन जितनी अच्छी होगी उतना ही वो पेपर जो है वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर रिसर्चर जब डिस्क्राइब करता है तो वो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स को भी बताता है, उसको डिफाइन करता है, फिर उस एक का लिंक दूसरे से बताता है और फिर वो तमाम टेक्निक्स को भी डिस्क्राइब करता है जो उसने यूज की थी ड्यूरिंग स्टडी। रिसर्चर्स डिस्क्राइब और गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर बीइंग स्टडीड एंड प्रेजेंट व्हाट इज नोन। अब रिसर्चर जो इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की होगी उसको वो डिस्क्राइब करेगा। जैसे इंफॉर्मेशन जो उसके पास है, लिटरेचर रिव्यू करते हैं और फिर वो खुद फील्ड में जाकर काम करते हैं या लैब में भी काम कर रहे हैं, जो भी है, जो भी इसकी मेथोडोलॉजी होती है, बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है, टू गैदर द इंफॉर्मेशन। अब वो फैक्ट्स जो उसके पास आए हैं, जो इंफॉर्मेशन उसके पास आई है, जो प्रीवियस स्टडीज भी जो उन्होंने रिव्यू किए, पेपर्स, जो साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल था उसको भी देखा है और फर्दर खुद भी काम किया है, तो जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आई उनको प्रॉपरली और सिस्टमैटिक वे में उसको डिस्क्राइब किया है। और वो किससे रिलेटेड होगा? जैसे बिहेवियर से रिलेटेड है, जिस बिहेवियर को रिसर्चर स्टडी कर रहा है वो उसी से रिलेटेड बात करेगा। जैसे एक ट्रैक पे चलता है ना, आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी होती। डिस्कशन करने पर अगर आए, अगर आप चीजों को स्टडी करने पर आए तो बेशुमार चीजें हैं आपके इर्द गिर्द, बेशुमार ऐसे वेरिएबल्स हैं, लेकिन आप हर एक की बात तो नहीं करेंगे, आपने तो वही बात करनी है। एक रिसर्चर जो है उसका फोकस जो होगा उसी वेरिएबल पर होगा, उसी सिचुएशन पर, उसी फिनोमिनन पर होगा जिसको उसने सेलेक्ट किया है अपनी स्टडी के लिए। तो अगर वो कोई स्पेसिफिक बिहेवियर को स्टडी कर रहा है तो उस स्पेसिफिक बिहेवियर से रिलेटेड ही वो सारी इंफॉर्मेशन लेगा, उसी से रिलेटेड जो प्रीवियस फाइंडिंग्स मौजूद हैं वो उनको रेलिवेंट पेपर्स को रिव्यू करेगा और फिर उनको भी प्रेजेंट करेगा, डिस्क्राइब करेगा और अपनी फाइंडिंग्स को भी डिस्क्राइब करेगा। और उसकी जो प्रेजेंटेशन जो है वो जितनी इंप्रेसिव होगी, जितनी प्रिसाइज होगी, वो उतनी ही ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। इन अ साइंटिफिक स्टडी डिस्क्रिप्शन आर सिस्टमैटिक एंड प्रिसाइज। अब जब साइंटिफिक स्टडी होती है तो वो उसमें आपको ख्याल रखना होता है, एक रिसर्चर को ये देखना होता है कि वो जो चीजें वो डिस्क्राइब कर रहा है वो सिस्टमैटिक वे में करे और प्रिसाइजली है। जैसे आपने कोई कहानियां नहीं लिखनी होती, लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी होती, टू द पॉइंट रहना होता है और उसको इस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना होता है, समझ आए कि रिसर्चर ने किया क्या है। तो साइंटिफिक स्टडी तो वैसे भी बड़ी सिस्टमैटिक स्टडी होती है, तो हम साइकोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी ही करते हैं और उन स्टेप्स को आप फॉलो करना होता है। तो बड़े सिस्टमैटिक वे में वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट, वेरिएबल्स में रिलेशनशिप या
डिफरेंस वगैरह जो भी आपने रिसर्चर का एम है उसने स्टडी किया, जो भी उसके रिसर्च क्वेश्चन पर बेस करता है ना कि बेसिकली रिसर्चर करने क्या जा रहा है या उसने किया क्या है, तो अपने रिसर्च क्वेश्चन को सामने रखते हुए, हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए रिसर्चर जो है वो उन कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करेगा बड़े सिस्टमैटिक वे में और एक फाउंडेशन बनाएगा कि चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझ आती रहे और टू द पॉइंट होगा, बड़ा प्रिसाइज होगा और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी। इररेलेवेंट चीजों को वो एक्सक्लूड करेगा अपने पेपर से। साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स डिफाइन, क्लासिफाई, कैटलॉग और कैटेगराइज इवेंट्स एंड रिलेशनशिप टू डिस्क्राइब द मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। अब यहाँ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर किस लिए बात हो रही है, क्योंकि हम साइकोलॉजी के लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होंगे तो उनकी रिसर्च का जो फोकस होगा, जो उनका एम होगा वो ह्यूमन बिहेवियर ही होगा, उसके मेंटल प्रोसेस हैं और जो भी सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजी का, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कंस्ट्रक्ट्स हैं साइकोलॉजी में, वो उन्हीं को स्टडी करेगा, उन्हीं में से किसी को चूज करेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर साइकोलॉजिकल रिसर्चर है तो सपोज अगर वो मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर में कोई रिलेशनशिप को स्टडी कर रहा है तो वो उसी को सामने रखते हुए डिफाइन करेगा उन कॉन्सेप्ट्स को, मेंटल प्रोसेस को भी, ह्यूमन बिहेवियर को भी, जो स्पेसिफिक ह्यूमन बिहेवियर होगा, फिर उसको कैटेगराइज इवेंट्स को भी करता चला जाएगा, उनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करता जाएगा और इस तरीके से इसको प्रेजेंट करेगा कि ऑडियंस को समझ आए कि रिसर्चर ने बेसिकली इसमें क्या फाइंड आउट करने की कोशिश की है, उनमें से जो उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो उसको मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ हेल्पलेसनेस इन डिप्रेशन सच एज फेलियर टू इनिशिएट एक्टिविटीज एंड पेसिमिज्म रिगार्डिंग द फ्यूचर। सपोज अगर इस साइकोलॉजिस्ट है वो बीइंग अ रिसर्चर वो डिप्रेशन को स्टडी कर रहे हैं और उनका फोकस जो है वो हेल्पलेसनेस पर है, तो वो फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये हेल्पलेसनेस बेसिकली है क्या। अगर हम डिप्रेशन की सिम्टम के तौर पर भी हेल्पलेसनेस को लें तो हेल्पलेसनेस में होता क्या, वो है क्या कॉन्सेप्ट कि एक पर्सन जो है वो इनिशिएट नहीं लेता, वो एक्टिविटीज को इनिशिएट नहीं करता है, उसका दिल नहीं करता ना, जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है डेली एक्टिविटीज में, रूटीन में। इंसान का इंटरेस्ट जो लोग होते हैं ना जो डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, उनका ऐसा ऐसा जो उनकी डेली रूटीन होती है, रूटीन टास्क होते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। दूसरा, वो फ्यूचर से नेगेटिव भी होते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, हर चीज का नेगेटिव पहलू देखते हैं, उन्हें 10 अपने चारों तरफ अंधेरा ही नजर आता है। तो साइकोलॉजिस्ट जब डिप्रेशन में इस सिम्टम को स्टडी करेगा तो फिर वो डिस्क्राइब भी करेगा इसे प्रॉपर वे में और उसका लिंक बनाएगा कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हेल्पलेसनेस से एसोसिएटेड हैं, उन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करेगा, उनको भी डिस्क्राइब करेगा कि जो उस हेल्पलेसनेस के साथ एसोसिएटेड है। रिसर्च का जो सेकंड गोल है वो है प्रिडिक्शन, पेशेंट गोई करना होता है। डिस्क्रिप्शन उसकी होती है, उसके बाद प्रिडिक्ट भी करनी होती है चीजें। रिसर्चर जो है वो पेशेंट गोई जब तक नहीं करेगा, प्रिडिक्शन नहीं करेगा, तो वो रिसर्च को आगे लेके नहीं चल सकता है, क्योंकि दो वेरिएबल में भी अगर कोई रिलेशनशिप बता रहा है तो बेसिकली वो प्रिडिक्ट ही कर रहा है रिसर्चर। इसी तरह ग्रुप्स में डिफरेंस है या कोई एक वेरिएबल इम्पैक्ट जो है उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पर आ रहा है, तो जो भी है चीजें हैं, जो भी इवेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके हवाले से प्रिडिक्शन होती है, फ्यूचर के हवाले से प्रिडिक्शन होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स ऑफन प्रोवाइड अ बेसिस फॉर प्रिडिक्शन। जब डिस्क्रिप्शन होती है ना इवेंट्स की, कि जैसे वेरिएबल्स को डिफाइन किया जा रहा है, उनमें रिलेशन बनाया जा रहा है, प्रीवियस फाइंडिंग्स को जब रिसर्चर डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो एक फाउंडेशन बनती है, वो एक ग्राउंड बनती है जिसकी बेसिस पर रिसर्चर जो है फ्यूचर बिहेवियर से रिलेटेड प्रिडिक्ट कर सकता है कि हाँ देखिए ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, इस तरह भी होता है। इससे पहले भी रिसर्च फाइंडिंग्स ये कहती रही हैं और इन फाइंडिंग्स को सामने रखकर यही लगता है कि ये पर्सन जो है वो फ्यूचर में इस तरह बिहेव कर सकता है। प्रिडिक्शन आर समटाइम्स मेड इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच आर टेंटेटिव टेस्टेबल प्रिडिक्शन कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग वेरिएबल। अब ये प्रिडिक्शन रिसर्चर करेगा वो बेसिकली हाइपोथेसिस की फॉर्म में भी होती हैं। हाइपोथेसिस टेंटेटिव अजम्पशन होती हैं जो टेस्टेबल भी होती हैं। जैसे सपोज आप कहें कि जितनी ज्यादा गुर्बत होती है, पॉवर्टी जितनी ज्यादा होगी, लोगों में डिप्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। अब ये एक प्रिडिक्शन है ना जो एक रिसर्चर कर रहा है, तो वो हाइपोथेसिस बनाएगा, अजम्पशंस बनाएगा जो टेंटेटिव हैं, मतलब अभी वो कंफर्म नहीं है, जिनको टेस्ट किया जा सकता है। वो दो वेरिएबल में रिलेशनशिप्स बता रही हैं, उससे रिलेटेड हैं, या दो ग्रुप्स में डिफरेंस बता रही हैं, या एक का इम्पैक्ट दूसरे पर बता रही हैं। जिस किसी भी एंगल से आप वो हाइपोथेसिस बनाएं या रिसर्चर बनाता है तो बेसिकली वो एक तरीके से प्रिडिक्शन ही करता है। अब जब वो उसको आगे चल के टेस्ट करेगा और वो कंफर्म हो जाता है तो फिर उस कंफर्म हाइपोथेसिस की बेस, प्रूफ जो हाइपोथेसिस होता है उसकी बेस पर फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ एक रिसर्चर कहता है कि ये फाइंडिंग्स जो है हमारी ये कहती हैं और ऐसा होता है। Hypotheses are frequently derived from the theories or interrelated sets of concepts that explain a body of data to make the prediction. अब hypothesis भी theories को सामने रखकर बनाए जाते हैं। जैसे previous literature जो available होता है, जो scientific findings मौजूद हैं, उनको
जब कंपाइल किया जाता है और एक ग्राउंड बनाई जाती है कि रिसर्चर जो है वो हाइपोथेसिस फ्रेम करेगा, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि ऐसा हो सकता है, इन दो वेरिएबल में रिलेशनशिप हो सकता है, दो ग्रुप्स में डिफरेंस हो सकता है, इस वेरिएबल का इस पर एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो बेसिकली डिफरेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को सामने रखकर भी बनाए जाते हैं, डिफरेंट उसको देखे, मतलब ऐसे नहीं हवाओं में चीजें नहीं बनती हैं, बल्कि क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी है ना, तो रिसर्चर ने जो भी बात करनी होती है वो सिस्टमैटिक वे में उसको लेके चलना होता है और फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखकर बात करनी होती है। तो उसमें थ्योरीज को भी सामने रखकर वो हाइपोथेसिस जो है वो फ्रेम होते हैं, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं एक डाटा को, कि एक आपके पास डाटा होता है और उस डाटा को लेते हुए प्रेडिक्शन जो है वो की जाती है। When psychological researchers identify the correlation among variables, they are able to predict mental process and behavior. अब वही बात, हम अगर एक साइकोलॉजिस्ट है और वो अगर मेंटल प्रोसेस और ह्यूमन बिहेवियर में कोई रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, तो वो उसके हवाले से प्रिडिक्शन करेंगे। जब उनको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई होगा ना कि मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, कोरिलेटेड हैं, तो फिर वो एक प्रिडिक्शन करेंगे, अज्यूम करेंगे, assumption बनाएंगे, ताकि उसको टेस्ट किया जा सके और टेस्ट करने के बाद कॉन्फिडेंटली कहा जा सके कि जी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एज लेवल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीजेस, इंडिविजुअल एग्जिबिट मोर सिम्टम्स ऑफ हेल्पलेसनेस, कि जिस तरह डिप्रेशन का अगर लेवल इंक्रीज होता चला जाता है तो इंडिविजुअल जो है उसमें हेल्पलेसनेस भी बढ़ेगी। तो इस तरह की assumptions बनाई जाती हैं। आप और भी डिफरेंट assumptions बना सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर बिहेवियर को। The third and most important goal of a scientific research is explanation. अब ये थर्ड गोल है और बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है कि एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, बताना है। एक स्टडी की है, उसको डिस्क्राइब भी किया है, प्रिडिक्ट भी किया है, और उसको जो assumptions थी और जो हाइपोथेसिस बनाए उनको टेस्ट भी किया, जो रिसर्च क्वेश्चन दैन में था उसको भी जो है वो टेस्ट किया गया है और उसका आंसर फाइंड आउट किया गया है। तो ये सारी चीजें होती हैं और रिसर्चर जो है वो एक्सप्लेन भी करता है कि चीजें क्यों हो रही हैं। एक्सप्लेनेशन इज अचीव्ड व्हेन द कॉजेज ऑफ अ फिनोमेनन आर आइडेंटिफाइड, और एक्सप्लेनेशन उस वक्त रिसर्चर ज्यादा अच्छी कर सकता है जब कॉजेज उसको पता हो। जैसे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के साथ कौन कौन से फैक्टर्स एसोसिएट कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं कि जो एक पर्सन को डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही हैं। तो एक रिसर्चर जो है वो उसको उसी वक्त एक्सप्लेन करेगा बहुत अच्छे तरीके से जब उसको वो रीजंस और कॉजेज जो है वो पता होंगे। रिसर्चर अंडरस्टैंड अ फिनोमेनन बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड कॉजेज एंड रीजंस। रिसर्चर जो एक फिनोमेनन को जिसको उसने स्टडी किया है उसको वो तभी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है जब उसके सामने कॉजेज रीजन हो। तो उन कॉजेज और रीजंस को सामने रखकर वो उसको समझने की कोशिश करेगा कि ये चीजें क्यों होती हैं। जैसे व्हाई इज शी बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, कि क्यों वो जो है पर्सन जो है वो एक सर्टेन वे में बिहेव कर रहा है, उसकी क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो व्हाई के ऊपर फोकस होता है, व्हाई को एड्रेस किया जाता है। व्हाई का मतलब है कि बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर रीजंस को फाइंड आउट करके उसको फ्रेम किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेंट्स एक्सपोज अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स बिकम मोर पेसिमिस्टिक एंड लेस विलिंग टू डू न्यू टास्क, बिकम हेल्पलेस देन पार्टिसिपेंट्स हु आर आस्क्ड टू डू सॉल्वेबल प्रॉब्लम। अब जैसे अगर एक रिसर्च की गई और उसमें दो ग्रुप्स बनाए गए पार्टिसिपेंट्स के, एक ग्रुप जो था उसको अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स दिए गए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस दिए गए जो सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब वो क्या होगा कि जब उनसे वो चीज नहीं हो रही होगी तो वो ज्यादा पेसिमिस्टिक होंगे और फिर उनका दिल नहीं करेगा काम करने को, हेल्पलेस फील करेंगे कि छोड़ो ना, ये तो हो ही नहीं रहा सॉल्व, इतनी कोशिश कर ली हमने, ये तो नहीं हो रहा, ये तो सॉल्वेबल है ही नहीं किसी सूरत। तो उनमें हेल्पलेसनेस ज्यादा होगी, पेसिमिस्टिक भी वो ज्यादा होंगे, नेगेटिव चीज एस्पेक्ट्स पर उनका जो है फोकस ज्यादा होगा, एज कम्पेयर टू दोज पार्टिसिपेंट्स जिनको क्वेश्चन ऐसे दिए जाए, ये टास्क ऐसे दिए जाए सो सॉल्वेबल हो। अगर आप खुद देखें, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जो सॉल्व ही नहीं हो रहा, जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह की कैलकुलेशन होती है, तो अगर वो आपको दिए जाए और उसका कोई आंसर आप निकल ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, प्रॉपर सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, तो आप जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है वो लो होगा। और इसी तरह अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं कैलकुलेशन के, मैथमेटिक्स के, तो वो अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद यू फील गुड, तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी मोटिवेशन जो है वो फर्दर टास्क को करने के लिए वो इंक्रीज भी होगी, यू फील गुड, और आप जो है फर्दर कोई टास्क करने के लिए भी मोटिवेटेड ज्यादा होंगे। तो यहीं पर ऐसी चीज है कि यही यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। अगर रिसर्चर ने देखा कि पार्टिसिपेंट जिनको अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम दी जाए तो वो ज्यादा जो है पेसिमिस्टिक होते हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेंट जिनको सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स दी जाए, क्वेश्चंस दिए जाए और वो उसको कर लेते हैं, तो वो पेसिमिस्टिक भी नहीं होते, उनमें ऑप्टिमिज्म
एंथुसियाज्म जो है वो इंक्रीज होगा और वो मोटिवेटेड भी ज्यादा होंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर रिसर्चर जो है वो क्या इस फाइंडिंग की बेस पर क्या एक्सप्लेन करेगा कि नहीं वो लोग जो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते क्यों, क्या रीजन होती है कि अगर एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम किसी को दिया है और उसको नहीं कर पाया और वो पेसिमिस्टिक दिखाई दे रहा है, उसकी मोटिवेशन भी कम हो गई है, अब वो फर्दर कोई टास्क करना चाहता नहीं है, विलिंग नहीं है, हेल्पलेसनेस उसके अंदर ज्यादा है, तो क्या रीजंस हैं, फिर इसको फर्दर वो एक्सप्लेन करेंगे रिसर्चर और उसको बताएंगे प्रॉपर वे में कि हाँ ये रीजन है कि एक पर्सन इस तरह सोचता है, इस तरह फील करता है, जो उसकी एक्टिविटी है उसको इन्फ्लुएंस करती है। और इसी तरह वो लोग जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, तो ये रीजंस होती हैं जिसकी वजह से एक पर्सन जो है वो ज्यादा मोटिवेटेड आपको दिखाई देता है और कॉन्फिडेंट फील करता है। फोर्थ गोल ऑफ रिसर्च इज टू ब्रिंग द चेंज इन इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल और सोसाइटी। अब जो फोर्थ गोल है रिसर्च का वो बेसिकली चेंज लाना है। चेंज किस में लेकर आएंगे, किसी इंडिविजुअल में, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, सोसाइटी भी हो सकती है। जैसे अगर आपने किसी एक पर्सन पर कोई स्टडी की, जैसे केस स्टडीज होती हैं, किसी क्लिनिकल सेटिंग में की है, तो बेसिकली आपका क्या था कि आप इस पर्सन के अंदर चेंज लेकर आए जो आप कर रहे हैं, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, और इसके अलावा इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ जो और लोग होंगे आप उनको भी हेल्प आउट कर सकते हैं। और सोसाइटी में चेंज आता है, आप बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं वो सोशल इश्यूज पे करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे करते हैं, मेंटल हेल्थ पे रिसर्चेस की जाती हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस किया जाता है, उन कॉजिंग फैक्टर्स को फाइंड आउट किया जाता है कि जो पर्सन को दिन ब दिन उसकी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं, इंपेयर्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली पर्पस क्या है कि चेंज लाना और जो आपने फाइंड आउट किया है, जो आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, उनको आपने अप्लाई कैसे करना, उनकी एप्लीकेशन देखनी है। तो जब तक आप चेंज नहीं लाएंगे, एप्लीकेशंस की नहीं देखेंगे, तब तक आपकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। आप ये समझ लें कि रिसर्च का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कर लिया और बस ठीक है पेपर पब्लिश हो गया, दैट्स इनफ। रिसर्च फाइंडिंग की बेसिस पर बाकायदा पॉलिसीज बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और रूल्स बनाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बाकायदा स्ट्रेटेजीज जनरेट की जाती हैं। तो एक रिसर्च का जो पर्पस है, उसका जो गोल है वो ये कि जो भी मेहनत आपने की है, जो भी काम आपने किया है, उसकी बेसिस पर सजेस्ट करें कि किस किस को जो है वो इस रिसर्च से बेनिफिट हो सकता है, इसको कैसे किया जाता है, और फिर उसको बाकायदा करना भी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट अप्लाई देयर नॉलेज एंड रिसर्च मेथड टू चेंज द पीपल लाइफ फॉर देयर बेटरमेंट। अब रिसर्चर्स जो होते हैं, स्पेशली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्यों स्टडी करते हैं, वो अपने नॉलेज की बेसिस पर और जो इन्होंने मेथड यूज किया हुआ होता है रिसर्च में, जो टेक्निक्स यूज की हुई होती हैं, उनका बेसिक पर्पस क्या है, उनका वो क्यों कर रहे हैं, उन्होंने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना होता है। सपोज अगर आप पॉवर्टी और डिप्रेशन में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि जी जितनी ज्यादा पॉवर्टी होती है, गुर्बत जितनी बढ़ती है, उतना ही लोगों में डिप्रेशन भी बढ़ता है। अब इस रिसर्च का पर्पस क्या है, अभी क्यों की गई है, तो वो इसलिए कि ताकि आप दुनिया को बता सकें कि भाई देखें, जितनी ज्यादा सोसाइटी में गुर्बत होगी किसी मुल्क में, किसी कंट्री में, किसी कल्चर में, तो लोग जो है डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। अब इस रिसर्च फाइंडिंग को लेकर गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना सकती है ताकि किसी भी तरह जो है वो हंगर को रिड्यूस करे, पॉवर्टी को रिड्यूस करे, लोगों के लिए रोजगार के वसाइल जो हैं वो मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बनाए, ताकि लोग जो हैं वो उनकी इनकम इंक्रीज हो और वो उस गुर्बत से जो है वो बाहर आ सकें और उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए जिससे उनके एहसास महरूमी जो है वो खत्म हो और उनकी मेंटल हेल्थ जो इम्प्रूव हो, उनमें से डिप्रेशन का खात्मा हो। वरना बहुत सारे लोग आप देखें हालात से तंग आकर सुसाइड भी करते हैं। तो सुसाइड प्रिवेंशन जैसे के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप उस पर रिसर्च करते हैं, साइकोलॉजिस्ट पे रिसर्च करके बता सकते हैं कि भाई देखें हमने ये फाइंड आउट किया है, अब ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज जो है वो बनाई जाए, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसकी वजह से सोसाइटी में इस सुसाइड को जो है, खुदकुशी के रुझान को जो है वो कम किया जा सके और उसको बल्कि कम नहीं बल्कि खत्म किया जा सके। तो ये एप्लीकेशन और चेंज लाना जो है वो
ये रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट दैट एनकरेज डिप्रेस्ड इंडिविजुअल टू अटेम्प्ट द टास्क में डिक्रीज द सिम्टम ऑफ हेल्पलेसनेस एंड पेसिमिज्म। इसी तरह जो ट्रीटमेंट होते हैं, रिसर्च की बेस पर ट्रीटमेंट बनते हैं कि जितनी भी थेरेपीज आती हैं और इन पे काम होता है कि जी ये वाला ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा बेहतर है पेशेंट के लिए, ये वाली थेरेपी जो है, ये साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो इस डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छी है। तो ये इस पर रिसर्च होती है, केस स्टडीज भी होती हैं, क्लिनिकल सेटिंग में इस पर काम होता है, उस थेरेपी को अप्लाई किया जाता है, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन को, उसकी एप्लीकेशन देखी जाती है, इसको टेस्ट किया जाता है और जब वो एक स्पेसिफिक सिम्टम को रिड्यूस करती है तो फिर उसको बताया जाता है साइंटिफिक ऑडियंस को कि भाई देखें, प्रोफेशनल्स को, साइंटिफिक ऑडियंस को कि भाई देखें ये वाला ट्रीटमेंट जो था इसको हमने टेस्ट किया और हमें ये ट्रीटमेंट बड़ा सुटेबल नजर आया, इस ट्रीटमेंट की वजह से इस पेशेंट की जो ये सिम्टम्स थी ये रिड्यूस हुई हैं। तो ऐसा ट्रीटमेंट जो डिप्रेस इंडिविजुअल जो होते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनमें अगर इस चीज को इंक्रीज करे, वो ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन को साइकोथेरेपी है, वो अगर डिप्रेशन के पेशेंट को इस काबिल बनाती है कि वो कोई टास्क करें, कोई काम करें, उसको करने के काबिल हो सकें, तो उससे क्या होगा कि जब वो उस टास्क को करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो दूसरी तरफ उनकी हेल्पलेसनेस की सिम्टम्स और पेसिमिज्म खत्म होगा। क्योंकि डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको डेली रूटीन में उनका इंटरेस्ट कम होता है, वो उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो अपने कामों में, रोजमर्रा के जो काम होते हैं ना उसमें वो दिलचस्पी नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो अगर कोई ऐसी साइकोथेरेपी है, कोई ऐसी टेक्निक है कि जिससे डिप्रेशन के पेशेंट का वो लैक ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और कम होने की वजह से वो टास्क को करने के काबिल होते हैं, करते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो काम करें, तो उससे उनकी हेल्पलेसनेस और पेसिमिज्म भी डिक्रीज होगी। तो ये भी एक रिसर्च के जरिए जो है इसको फाइंड आउट अगर रिसर्चर ने किया है तो रिसर्चर फिर इसको बताएगा प्रोफेशनल्स को, साइंटिफिक ऑडियंस को कि भाई पेशेंट को इस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 गोल थे रिसर्च के, जिनको रिसर्च डिजाइन करते वक्त आपने अपने सामने रखना होता है, अपने जहन में रखना होता है, क्योंकि आपको रिसर्च डिजाइन करते वक्त ये पता होना चाहिए कि आपका रिसर्च में आपने डिस्क्राइब भी करना है, प्रेडिक्ट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, और सबसे बड़ी बात कि आपने इस रिसर्च की एप्लीकेशन भी बतानी है, आपकी जो फाइंडिंग्स होंगी उनकी एप्लीकेशन भी आपने बतानी है, और लोगों की जिंदगियों में आपने चेंज लाना है। एक सोसाइटी में आपकी रिसर्च का जो पर्पस है वो दूसरों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाना है, सोसाइटी की इंप्रूवमेंट के लिए, इंडिविजुअल की इंप्रूवमेंट के लिए, सोसाइटी की इंप्रूवमेंट के लिए आपने काम करना है।